हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर हम अमरीश मिश्रा जी से बात कर रहे हैं। अमरीश मिश्रा जी ने इस पूरी जंग में जिस तरह से सच्चाई बताने का बेड़ा उठाया हुआ है, उसका उन्हें नुकसान भी हुआ है। उनके चैनल बंद हुए, फिर कई महीने के बाद चैनल रेस्टोर हुए, एक के बाद एक खोलते गए, कोशिश करते रहे दुनिया को सच्चाई बताने की, लेकिन जिनका काम रोकना है वो रोकते भी रहे। लेकिन अब उनके तीनों चैनल एक्टिव हैं और इस वक्त अमरीश मिश्रा स्पीक्स वाइवा पैलेस्टाइन ये चैनल है जो मेन, उस पर आपकी वीडियो लगातार आती हैं। आप उस चैनल पर जाएं और उनका टेलीग्राम चैनल भी है। वो दोनों लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा उनके चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अमरीश मिश्रा जी से जो आज बात करनी है वो ये कि एक तरफ खबर आ रही है कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है यमन पर, लेकिन साथ साथ यमन की तरफ से भी खबर आ रही है कि उन्होंने तेल अवीव के पास फौजी ठिकाने पर कल रात हमला किया है और एक ड्रोन है बहुत बड़ा जिसे जायंट F-360 ड्रोन कहा जा रहा है, वो सादा सूबे में उड़ान भर रहा था, उसको उन्होंने मार गिराया है। अब से पहले भी कई और किस्म के FQ-18 किस्म के ड्रोन दर्जन भर से ज्यादा वो गिरा चुका है। हूथियों ने ऐसा लगता है कि पूरी जंग अब अपने हाथ में ले ली है। उसके अलावा नेतन्याहू अमेरिका जाने वाले हैं, मंडे में ट्रंप से मुलाकात की बातें कही जा रही हैं। उधर कतर गेट में जो उनके अफसरान फंसे हुए हैं वो अभी उनका जो कस्टडी है वो हाउस अरेस्ट के में तब्दील कर दी गई है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। रोनन बार जिन्हें निकाला गया है, निकालने का ऑर्डर दिया गया है शिन बेट से सरबराह को, उन्होंने कहा कि मुझसे कुछ इस किस्म की बातें कहने की बात की थी जंग के दौरान, यानी झूठ बुलवाने की कोशिश की थी नेतन्याहू ने, उन्होंने ये भी कहा है। यानी इजराइल के अंदर क्राइसिस, बाहर से कई फ्रंट्स पर लड़ाई, लेबनान की तरफ से भी कहा गया कि हमले हो रहे हैं, लेकिन वहां भी वो झूठ पकड़ा गया। आखिर अब किस तरफ जाएगा ये जंग? क्या ट्रंप जंग बंद करने के लिए नेतन्याहू को कहेंगे या और हथियारों की सप्लाई और जंग आगे बढ़ाने की बात कहेंगे? क्या कुछ होगा? अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि अब आपको क्या लगता है, हूथियों की तरफ से जो मजबूती दिखाई जा रही है और उधर अमेरिका बुलाया गया है, मैं तो समन कहता हूं, समन किया गया है, ट्रंप वो कुछ कहना चाहते हैं, पर्सनल ही जो बात हो सकती है उसके लिए बुला रहे हैं व्हाइट हाउस, क्या कुछ देख रहे हैं आप? नहीं, नेतन्याहू को समन किया है ट्रंप ने जी। और वो एक तरह से, मैं ये 2-3 दिन से देख रहा हूं, ट्रंप फिर अपना ट्रैक बदल रहे हैं। वो पहले मैन ऑफ पीस से मैन ऑफ वॉर हुए, अब वो फिर मैन ऑफ पीस वाली बातें करने लगे हैं। ईरान के साथ जो ईरान ने कहा कि हम डायरेक्ट नेगोशिएशन नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट नेगोशिएशन करेंगे ओमान के थ्रू, तो ओमान वाला एंगल भी कहीं ट्रंप उसको माने, तुरंत ही उन्होंने एक तरह से एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, ओमान के थ्रू हम इनडायरेक्ट टॉक्स भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ट्रंप कोई हमलावर मूड में नहीं है, कोई उस तरह की स्थिति नहीं है जो 2003 इराक के हमले के समय थी। ईरान उस समय का इराक नहीं है, ईरान के साथ कई फोर्सेस खड़ी हुई हैं, सऊदी अरेबिया तक का बयान आया है और ओमान तो मीडिएट करने की बात कर रहा है। इस तरह की तमाम चीजें हुई। तो देखिए, प्रॉब्लम नेतन्याहू को जो ट्रंप ने टाइम दिया था 18 मार्च को, जो नेतन्याहू ने एयर स्ट्राइक शुरू की, उसमें अभी तक बता दें 18 मार्च से लेकर अभी तक 1000 से ऊपर फिलिस्तीनी सिविलियंस मारे जा चुके हैं और उसमें उससे भी ज्यादा संख्या में घायल। तो एक तरह का ये नया नरसंहार है। उधर से हमास ने भी मारना शुरू किया, वो अभी हम बताएंगे। अब 18 मार्च के बाद जो इनको टाइम मिला था कि बजट अपना ये पास करा लें, इसलिए वॉर जरूरी थी, तो बजट इन्होंने वॉर शुरू की। बजट अपना 25 मार्च के आसपास इनका पास हो गया, इतमार बिन गिविर इनकी सरकार में लौट आए। लेकिन उसी के साथ साथ इनका आंतरिक संकट गहराने लगा, इस हद तक कि जो अभी गाजा में बमबारी हो रही थी उसमें नेतन्याहू ने यह भी कहा था
कि हम ग्राउंड इन्वेजन करेंगे। ग्राउंड इन्वेजन आज जाके थोड़ा बहुत शुरू हुआ है और वो भी फर्जी टाइप का है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले राफा में मरकवा टैंक एक घुसा था, तो उस पे अटैक कर दिया था हमास ने एक आईईडी से, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से, और वो वहां पर टैंक फिर उनके आने बंद हो गए। कल एक टैंक और देखा था, वो भी बंद हो गया। आज खबर आ रही है कि शुजैया में, जो कि सेंट्रल ईस्ट गाजा में है, वहां पर ये कुछ कार्रवाई कर रहे हैं और वहां पर ग्राउंड इन्वेजन शुरू करने की बात है। लेकिन अभी तक कोई भी ग्राउंड इन्वेजन इनका सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। हमास उसको पीछे ढकेल दे रहा है। बीच बीच में हमास ने कम से कम 6 बार जो इजरायली सेटलमेंट्स गाजा से लगे हैं उन पर रॉकेट से बमबारी की है, और हमास ने भी दो ड्रोन्स को मारा ही नहीं बल्कि कैप्चर कर लिया, जिसका वीडियो भी आ गया। 2 ड्रोन्स को हमास ने कैप्चर कर लिया है, अभी ये परसों की बात है। अब ऐसी स्थिति में इजराइल की उधर जो आंतरिक लड़ाई है उसका सीधा असर आईडीएफ पे पड़ रहा है, क्योंकि आईडीएफ में इतनी खबरें आ रही हैं कि जो रिजर्विस्ट हैं वो वापस आना नहीं चाहते हैं ड्यूटी पे। गाजा से खास तौर पे उनको खौफ है, गाजा में नहीं जाना चाहते। और अच्छा, गाजा के अलावा भाई और कहीं तो है नहीं, क्योंकि वेस्ट बैंक में इनकी जो रेगुलर ट्रूप्स है वो वेस्ट बैंक में लगी है। वेस्ट बैंक में भी स्थिति एक स्टेलमेट की हो गई है। एक पॉइंट के आगे वहां इजराइल नहीं बढ़ पा रहा है, या नए सेटलमेंट्स नहीं अभी बना पा रहा है, पूरी तरह से एनेक्स नहीं कर पा रहा है। जो पूरी एक बात थी कि वेस्ट बैंक को एनेक्स कर देंगे, और ट्रंप की उसमें सहमति मिल गई है, ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अभी तक वो एनेक्सेशन की कोई स्टेटस, मतलब जो ग्राउंड पे कोई सिचुएशन भी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने जेनिन में डिस्प्लेस किया हजारों लोगों को, तुलकरेम में किया, कुछ नाब्लस में किया। जेनिन में इन लोगों ने कुछ घर भी डिमोलिश किए। कोई नए सेटलमेंट बनाने की बात है, जेरूसलम में भी कोई नए सेटलमेंट बनाने की बात है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि जो 30 लाख आबादी फिलिस्तीनियों की है वेस्ट बैंक में, उनको कोई मटीरियल लॉस इस सेंस में हुआ है कि उनके कई लोगों के घर जो टूटे हैं, करीब 10 से 20 हजार लोगों के। लेकिन उसमें उसके आगे बढ़ के कोई फिलिस्तीनी, मतलब वेस्ट बैंक को एनेक्स करके और उस पे एक प्लान ये नेतन्याहू कुछ इंप्लीमेंट करें, और उसमें वो उनकी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि उनकी सेना एक पॉइंट के आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब अब जैसे नाब्लस में, ट्यूबस में घटनाएं हो जाती हैं जहां पर इजरायली कैजुअलिटीज हो जाती है, रेजिस्टेंस वहां बहुत ही सोच समझ के चुपचाप तरीके से एक स्टेलमेट बनाए हुए कि इस पॉइंट के आगे इजराइल को नहीं बढ़ने देना है, और वो हर जगह जब भी इजराइल कोशिश करता है तो उधर से रिस्पॉन्स आता है। तो वहां एक नए तरह की लड़ाई हो रही है वेस्ट बैंक। गाजा में की स्थिति मैंने बताई कि ग्राउंड इन्वेजन नेतन्याहू नहीं कर पा रहा है। तो बेसिकली जो नेतन्याहू की असफलताएं हैं आंतरिक उस पे, अच्छा, सारा नेतन्याहू को पुलिस ने क्वेश्चन किया कि उन्होंने विटनेस को से टैंपर करने की कोशिश की। रोनन बार अभी तक अपने पद पर हैं, उनको नेतन्याहू हटा चुके हैं, और फिर भी रोनन बार एक के बाद एक एलिगेशंस नेतन्याहू पे लगाते जा रहे हैं, एविगॉर लीबरमैन से लेके तमाम। देखिए क्या हुआ है कि इजराइल के अंदर जो दो स्टैंड्स थे जिन्होंने ज़ायनिस्ट स्टेट बनाया 1948 में, उनमें टकराव हो गया। उसमें जो सबसे लीडिंग स्टैंड था वो सेकुलर ज़ायनिस्ट का था, जो ये मानते इन दोनों में जो समानताएं हैं वो ये हैं कि फिलिस्तीनियों को हमें गुलाम बनाना है, या फिलिस्तीनियों को हमको डिस्प्लेस करना है, या जब तक डिस्प्लेस नहीं करेंगे तब तक हम उनको गुलाम बनाएंगे। लेकिन उसमें सेकुलर ज़ायनिस्ट जो हैं उनका एक अलग व्यू है, और जो रिलीजियस ज़ायनिस्ट जो उस समय बहुत सारे थे फैनेटिक टाइप के, लेकिन वो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में नहीं आए थे, तो वो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में आ गए। और उनका जो मामला है वो थोड़ा, वो जैसे भारत में मान लीजिए कांग्रेस का रूल था, बीजेपी का रूल है, तो कांग्रेस भी उस समय भी सांप्रदायिकता थी, और वो पूरी तरह से मतलब काम करती थी हर तरह से, लेकिन ऑफिशियली नहीं थी। यहाँ पर आके ऑफिशियल हो गया जब से बीजेपी आई, तो ये फर्क समझ लीजिए। तो वहां पर एक लड़ाई ज़ायनिज्म के अंदर हो रही है, क्योंकि रिलीजियस ज़ायनिस्ट जो हैं वो आर्मी में एनलिस्ट नहीं होना चाहते, स्पेशली उनका जो हरेदी सेक्ट है वो, मतलब 10,000 उनको, ये मतलब 10,000 हरेदियों को
ऑर्डर दिया गया है कि तुम आर्मी ज्वाइन करो, तो 77 ने रिस्पॉन्ड किया। अब आप रोज उनकी लड़ाई होती है। हरीदीस का कॉन्फ्लिक्ट आईडीएफ के साथ रोज होता है। रोनेन बार वगैरह कह रहे हैं कि ऐसा कि जो बाकी अगर हम इनको एग्जेम्प्ट कर देंगे, क्योंकि वो हरीदी कहते हैं कि भाई ये जुडाइज्म में हम लोग एग्जेम्प्ट है, हम लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे, दूसरे हमारे लिए लड़ाई लड़ेंगे। और वो उसको लेके बहुत ज्यादा रिजिड, वो पूरा ऑर्थोडॉक्स है, उस तरह के कपड़े पहनते हैं वो नहीं। और जो बाकी सोल्जर्स है, फिर उन पे प्रेशर पड़ता है तो वो रिएक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे घर में बहुत समस्याएं हैं, हमारा स्कूल शुरू हो रहा है, हमने 2 साल दिया तो सब थक गए कि अब हम रिजर्व। तो इसलिए ये अब जो ट्रंप ने बुलाया है नेतन्याहू को कि अब बेटा बताओ कि ये पूरी जो एक सिचुएशन है जहां पर तुमने लाके चीजों को खड़ा कर दिया है, अब बताओ इसके आगे अब क्या। अच्छा, इस बीच जो पीस प्रपोजल वगैरह पास हुए हैं, कुछ इजिप्ट का आया कि हर हफ्ते 5 रिलीज करो, फिर एक और आया कि पहले आधे करो फिर आधे कर दो। और आज अबू उबैदा का एक बड़ा जबरदस्त बयान आ गया है। आज अबू उबैदा ने ये कहा है कि अच्छा, इजराइल क्या है, रोज नोटिस देता है कुछ एरियाज को इवैक्यूएट करने के लिए। राफा को उसने नोटिस दिया इवैक्यूएट करो और एक सेफ जगह जाओ, उस सेफ जगह पे भी बॉम्बिंग, वो तो उसका पुराना हुआ। आज उसने जो कल उसने ऑर्डर इशू किया था सेंट्रल गाजा को इवैक्यूएट, ये सेंट्रल साउथ गाजा को इवैक्यूएट करने का, अबू उबैदा का स्टेटमेंट आया है कि आधे होस्टेजेस तुम्हारे वही हैं और हम उनको नहीं हटाएंगे। अगर इजरायली बमबारी में वो मारे जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी इजराइल की होगी। ये एक बड़ी चीज हो गई है आज, अभी तक जो लेटेस्ट बिल्कुल है, ये एक बड़ी चीज होगी। इजराइल वो अगर होस्टेजेस वो मारे जाते हैं इजरायली बमबारी में, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम उनके साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट इस समय डिसिप्लिनरी तरीके से पेश आ रहे हैं, क्योंकि हमको अपने फाइटर्स को भी बचाना है, उनको भी बचाना है। लेकिन ये मत इजराइल समझे कि हम उनको बचाने के लिए अपने लोगों को सैक्रिफाइस कर देंगे। ये अगर मारे गए तो उसकी सीधी जिम्मेदारी इजराइल पे है। और वहां पर इजराइल में एक पूरा मूवमेंट चल ही रहा है कि होस्टेजेस को रिलीज करो, हमास के साथ डील करो। ये पूरा एक वहां पर चल रहा है। और जैसे मैंने बताया, सेकुलर रिलीजियस जो ज़ायनिस्ट हैं उनकी अलग लड़ाई चल रही है, या सेकुलर और फंडामेंटलिस्ट उनकी अलग लड़ाई चल रही है। ये पूरा सिनारियो है जिसके तहत नेतन्याहू ट्रंप मतलब नेतन्याहू जाएंगे अमेरिका। ये बहुत ही अहम है। आपने जो बताया कि हमास ने ड्रोन सेफली उतार लिए हैं, मुझे याद है ईरान ने सन 2010, 2011, 2009 उस जमाने में सेफली इजराइल और अमेरिका के ड्रोन उतारने का सिलसिला शुरू कर दिया था। और उन्होंने बाकायदा, मुझे याद है अर्ली 2012, जबकि उनके जो आजादी स्क्वायर है तेहरान में, वहां उन्होंने बाकायदा उसकी नुमाइश लगा दी थी कि ये रहे अमेरिका के और इजराइल के ड्रोन्स। और ईरानी इसमें भी बड़े माहिर हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनकी सारी डेटाज वगैरह वो ले लेते हैं। और हमें याद है कि जब 2016 में अमेरिका का जो सबसे बड़ा ड्रोन ग्लोबल हॉक गिराया था और गल्फ ऑफ ओमान में, तब उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में इस किस्म के जो भी ड्रोन उड़ेंगे वो हमारी नजरों के सामने हैं। तो अब हमास के पास भी वो टेक्नोलॉजी पहुंच गई कि आसमान से नीचे उतार लो और उसका सब कुछ माल जो इंफॉर्मेशन है वो ले लो। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात जो आपने हरेदी वाली बताई कि वो बिल्कुल मनुवाद जैसा मामला है कि साहब हम तो पंडित हैं और माफ कीजिएगा आप भी पंडित हैं, लेकिन हम जंग नहीं लड़ेंगे, जंग लड़ने के लिए दूसरे लोग जाएं वहां पर। वो भी अश्केनाजी और उसका भी मामला है ना, वो अश्केनाजी तो ज्यादातर सेकुलर वाले हैं। हरेदी जो हैं ये कुछ एशिया और अफ्रीका के, ये जो पुराने जूस हैं, कुछ उसमें से यहाँ जो शुरू से रहते थे, कुछ हैं जो इथोपिया वगैरह से आए हैं, क्योंकि इथोपिया वगैरह में बहुत अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूडाइज्म का फॉर्म रहा है। अभी वहां नई बाइबल भी मिली, मतलब नहीं कह रहे, मतलब ओल्ड टेस्टामेंट का एक बहुत ही पुराना, सबसे पुराना माना जा रहा है, उसकी बाइबल भी मिली है जो बहुत सारी चीजों का खंडन कर रही है। अब वो सब लेकिन बहरहाल उसमें ये तो सोच है ही, वी आर द चूजन वन, हम यहाँ आएंगे बिल्कुल जन्नत बना करके रहेंगे, लेकिन आपकी जान की कीमत पर आप लड़ेंगे हमारे लिए, हम बैठे हुए सिनागोग चलाएंगे और इसमें हमें कहीं जंग पे जाना ना पड़े, मजे हम ले। तो खैर, अब वो अजीब है
ये देखिए, यहाँ पर भारत में कम से कम ये नहीं कि कोई कास्ट मना कर दे या ब्राह्मण मना कर दे या कोई भी मना कर दे कि हम सेना में नहीं जाएंगे, या वो भाई यहाँ तो वॉलंटरी है और यहाँ अपने आप सब लोग टेस्ट देते हैं। अब जब से अग्निवीर शुरू हुआ उसमें भी सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, जिसका सिलेक्शन हो जाए। ऐसा तो कुछ है नहीं। अभी ये चीज तो दुनिया में कहीं नहीं हमने देखी कि हम जाएंगे ही नहीं, हमारा धर्म अलाउ नहीं करता है। और वो इतना रिजिड है कि उसको लेके मतलब बवाल मचा हुआ है। एक बिल पार्लियामेंट में आने वाला है जो इन लोगों को एग्जेम्प्ट करेगा। उस बिल के खिलाफ रोनेन बार और सब लोग हैं। और नेतन्याहू की प्रॉब्लम क्या है कि वो फार राइट पार्टीज जो इसी तरह के रिलीजियस ये जो फंडामेंटलिस्ट जायनिज्म के साथ हैं, इनके साथ अलायंस में है वो। नेतन्याहू इनको एनॉय नहीं कर सकता है, किसी भी हालत में एनॉय नहीं कर सकता है। अगर इनको एनॉय किया तो उसको फिर जो यार लापेड और जो लेबर पार्टी है और जो सेकुलर जायनिस्ट हैं उनके साथ उसको अलायंस करना पड़ेगा, जो वो चाहता नहीं है, क्योंकि वो लोग तुरंत डील की बात करेंगे, पीस की बात करेंगे। ये पूरा मामला है। आपको बता दें, जो इजराइल के कुछ संस्थापक रहे हैं, बेन गुरियन वगैरह, वो सब सेकुलर जायनिस्ट रहे हैं और उन लोगों ने अपने समय इस तरह के फोर्सेस को दबाया भी। जो अच्छा, इस जंग में एक पहलू मेरे जहन में आ रहा था कि ये बड़ा दिलचस्प पहलू है। एक तरफ तो इजराइल को हथियार अमेरिका और वेस्टर्न मुल्क खूब भरपूर हथियार दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमास को जाते हुए हथियार कहीं नजर नहीं आ रहे। 15, 16, 17 महीने हो गए और जंग जारी है। और हमास के लोग जब छोड़ने आए कैदियों को, तो वो इतने मजबूत के साथ, उनके इरादे पुख्ता, इजरायली बाकायदा हथियार उनके हाथों में। आखिर ये आपने बहुत सी चीजें अब तक पढ़ी होंगी, एनालिसिस बहुत पढ़ी होंगी, ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है कि सब तरफ से घिरा हुआ गाजा, 16-17 साल से पहले से घिरा हुआ, और अब भी इजराइल के सामने घुटने नहीं टेक रहा। पूरी दुनिया से हथियार इजराइल को आ रहे हैं, यहां कोई हथियार आता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है? नहीं, ये तो देखिए, ये जो पूरा जो बेसिकली हमास का टनल नेटवर्क है, वो टनल नेटवर्क को इजराइल डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। जो इजराइल झूठ बोलता था, 16 महीने की लड़ाई चली उसमें भी झूठ बोलता रहा, हमने ये कर दिया, अब हमने नॉर्थ गाजा के डिस्ट्रॉय कर दिया, अब हमने साउथ गाजा के डिस्ट्रॉय कर दिया। उसी नॉर्थ गाजा में इतनी बुरी तरह से जस्ट सीज फायर जो 19 जनवरी 2025 को हुआ, उसके पहले इतनी भयंकर लड़ाई हुई जहां पर हमास के फाइटर्स सुरंगों से निकल कर उन्होंने चाकुओं से गोदा इजरायलियों को, और वो हमने आपके फोरम पे बताया भी, जिसकी वजह से इजराइल को झुकना पड़ा, पूरा उनका प्लान फेल कर गया। तो वो तो देखिए क्या है, अभी हमास ने अभी अपना 0.001% भी नहीं दिखाया है। हमास जब इजराइल बमबारी करता है, वो रॉकेट्स छोड़ता है कुछ, वो भी ज्यादा नहीं छोड़ रहा है, वो वेट कर रहा है इजराइल ग्राउंड इन्वेजन करे। अब इजराइल ग्राउंड, क्योंकि उसकी ताकत हमास की वहां है कि जब ग्राउंड इन्वेजन इजराइल करेगा, जब उसकी टेरेन पे इजराइल आएगा, तो उसके बाद हमास ने जिस तरह से 15 महीनों में मारा है और हजारों इजरायली, अब तो देखिए खुल रहा है, कोई कह रहा है 5,000, कोई कह रहा है 10,000, कोई कह रहा है 15,000। जो नए चीफ ऑफ स्टाफ ईआर जमीर बने, उन्होंने कह दिया, ये ईआल जमीर, उन्होंने कह दिया कि 10,000 कम से कम जो इस समय आईडीएफ की शॉर्टेज है रेगुलर, उसमें जो रेगुलर सोल्जर्स हैं, और वो हम कहां से लाएंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये दिखा रहा है कि हमास एक प्लान स्ट्रैटेजी के रूप में काम कर रहा है। वो सिविलियन कैजुअलिटीज, जो नेतन्याहू की वही पुरानी थिंकिंग है, सिविलियन कैजुअलिटीज से हमास को तोड़ो, जनता का प्रेशर हमास पे पड़ेगा। और अभी देखिए, इन लोगों ने स्पॉन्सर किया, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से मिलकर हमास विरोधी प्रदर्शन इन लोगों ने स्पॉन्सर किए, जो 2 दिन में फुस हो गए। और 2 दिन में वो फुस हुए, उसमें ये भी पता चला कि कुछ क्रिमिनल टाइप के लोग भी घुसे थे, जिनको हमास ने दंड भी दिया, जिनको सजा भी दी। और हमास का एक सिविल डिफेंस ऑफिसर, उसमें उसको वहां के क्रिमिनल्स ने असैसिनेट किया, जो इजरायली पेरोल पे थे, तो हमास ने उनको भी सजा दी। अब ये जो पूरा देखिए हो रहा है, उसमें इजराइल का डेस्परेशन दिख रहा है कि भाई वहां पर ये लोग लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ विद्रोह करा रहे थे, वो कितना हास्यास्पद निकला। अभी ये लोग बीच में नेतन्याहू ईरान में विद्रोह करा रहे थे, वो कितना हास्यास्पद निकला। अभी यहाँ पर ये गाजा में विद्रोह करा रहे हैं, वो कितना हास्यास्पद निकल रहा है। ये सारी चीजें ये दुनिया के सामने,
तो हमास देखिए अपनी फोर्सेस को कंजर्व किए हुए फॉर द फाइनल बैटल, या फिर जो अभी जो ग्राउंड इन्वेजन इजराइल करेगा उसको वो वहां पर वो इजरायलियों को मारना शुरू करेगा। और मैंने जैसे कहा कि 2 बार उन्होंने कोशिश की, दोनों बार वो पीछे कर दिए गए। अरे इस बार वो घुस ही नहीं पा रहे हैं। इस बार तो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में उनकी पूरी फोर्स लगी है 5 से 10 हजार की, फिर भी राफा में एक मरकबा टैंक आया और वो वहीं पर एक्सप्लोजन हो गया। तो इसका मतलब जमीन में जो हमास ने सीजफायर के बाद जो जमीन में एक्सप्लोजिव्स बिछाए हैं पूरे इजराइल गाजा बॉर्डर पे, वो सच्चाई है, तभी तो ऐसा हो। ये अच्छा एक फ्रंट पे तो आपने बताया, मैं चलते चलते ऐसे वक्त में जबकि ट्रंप से मिलने जा रहे हैं नेतन्याहू, क्या किसी एक फ्रंट पर भी कहीं इजराइल मजबूत नजर आ रहा है? उधर लेबनान की तरफ छेड़ने की कोशिश की थी, इधर हूथियों की तरफ से हमले हो रहे हैं, और हूथियों की तरफ से जब हमला होता है वो तेल अवीव नहीं कहते, वो उसे जाफा कहते हैं, जो अरबी का नाम है, और उसी नाम की उन्होंने मिसाइल भी बनाई है, उसी नाम की मिसाइल से फेंकते हैं, जैसे बिल्कुल जैसे वो फिलिस्तीन 2 है, इसी तरह से जाफा 1 जाफा 2। तो ये सब हो रहा है। क्या किसी एक फ्रंट पर भी, जहां जहां ये जंगें हो रही हैं इजराइल की, किसी एक फ्रंट पर भी कहीं स्ट्रेटेजिकली मजबूत है इजराइल? कहाँ मजबूत है बताइए आप? ये देखिए यमन में ये ट्रंप ने कहा था, ये वादा किया गया था कि हम नेविगेशन को रुकने नहीं देंगे, दीज हूतीज विल वैनिश, और ये इनकी टॉप लीडरशिप मार दिया। इतने समय से बमबारी हो रही है, टॉप लीडरशिप तो छोड़िए, जो 33 मिलियन के MQ-9 ड्रोन्स हैं वो 17 ड्रोन्स अभी तक गिराए जा चुके। उसके बाद रोज खबर आ रही है कि जो हैरी ट्रूमैन जो एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का जो रेड सी में है, और उसको एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर ने ज्वाइन किया, कार्ल विंसन और ट्रम्प और ये हैरी ट्रूमैन में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यमन की जो नेवल फोर्स है, जो ड्रोन फोर्स है, जो मिसाइल फोर्स है, वो दोनों को मार रही है। और अब डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है कि अगर एक जगह मतलब हैरी ट्रूमैन है तो मतलब 50 नॉटिकल माइल्स इस तरीके की पूरी एक सिचुएशन वहां कार्ल विंसन है। दोनों कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। ये था कि कोऑर्डिनेट करके एक साथ वो हमला करेंगे। इसीलिए जो यमन पे एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, इसको अमेरिका ने शुरू में क्लेम किया था हमने हूतीज के टॉप लीडर्स को मार दिया, लेकिन वो सारे टॉप लीडर्स आपके सामने आके वो मतलब बयान दिया उन्होंने। कोई भी किसी भी मतलब ये तो कम से कम इजराइल ने हिजबुल्लाह के, आप सोचिए जो उस समय जो धक्का हिजबुल्लाह को लगा था सितंबर में, तो 8 बड़े कमांडर इंक्लूडिंग हसन नसरल्लाह और 72 सेकंड टियर के कमांडर्स और 103 थर्ड टियर के, पूरा हिजबुल्लाह साफ कर दिया था। पूरा हिजबुल्लाह, आप सोचिए 200-250 मतलब टियर 1, टियर 2, टियर 3 लीडरशिप साफ थी, कहीं अता पता नहीं था। और उसके बाद हिजबुल्लाह लड़ा है ग्राउंड पे, और उसने इजराइल को, मतलब हिजबुल्लाह को तो खत्म हो जाना चाहिए था लॉजिकली, लेकिन उसके बाद ग्राउंड पे लड़ा और 28 नवंबर 2024 की संधि इम्पोज की, और फिर अपने को रिग्रुप करके उसके बाद भी इजराइल ने 1-2 लोगों को असैसिनेट किया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी लेबनान में इन्होंने कल हमास के एक लीडर को असैसिनेट किया, जो ये जिनका नाम फरहत हसन है। और ये फरहत हसन ये 2021 में जो बैटल ऑफ द स्वॉर्ड्स हुई थी, जिसमें यहिया सिनवार ने जिसको लीड किया था, और फिलिस्तीनी जीते थे यरूशलेम के सवाल पे, इसको सैफ अल कुद्स कहते हैं। बिल्कुल, सैफ बिल्कुल। अल कुद्स में ये फरहत हसन की बड़ी भूमिका थी। उनको असैसिनेट कल किया, जो सीडोन जो लेबनान में बमबारी इजराइल ने कल की, उसमें उनको और उनके 2 बच्चों को ये शहीद किया। अभी खलील हैया जो स्पोक्स पर्सन है हमास के, उनके भी बच्चों को, वो जो गाजा में थे, वो भी उनको भी शहीद किया। पहले इस्माइल हानिया के बच्चों को शहीद कर चुके हैं। तो ये पूरा चल रहा है। लेकिन लेबनान में क्या हुआ? लेबनान में हिजबुल्लाह पॉलिटिकली सक्सीड कर रहा है। हिजबुल्लाह बीच बीच में इस तरह की बातें आती हैं कि वहां से रॉकेट चले। अभी कल फिर बात आई कि मदुल्ला पे रॉकेट चल रहे हैं। अब उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो निकलता है कि कुछ सीरिया के लोग, ये सीरिया से लोग आके चला रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि इजरायली जनता जो नॉर्थ में है और जिससे कहा गया कि नॉर्थ सेफ है, वो बिल्कुल पागल हो जाती है। वो लोग समझ में उनको नहीं आता हम लोग क्या करें। कभी ये आते, कभी ये कहते हैं, कभी हिजबुल्लाह मार रहा है, कभी नहीं मार रहा, लेकिन रॉकेट्स तो गिर रहे हैं, तो वो उनकी सेफ्टी गारंटी नहीं, वो इसलिए तो वो पूरा जो इजरायली प्लॉय था वो फेल हो गया है।
अब आप देखिए जब, अच्छा, और दूसरी बात, लेबनान में जो प्राइम मिनिस्टर नवाफ सलाम जो सुन्नी है और जो प्रेसिडेंट जोसेफ आउन, जिनके ऊपर अमेरिका और इजराइल ने अपनी बेट लगाई हुई थी कि ये लोग हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़े होंगे, नवाफ सलाम ने तो इतनी स्ट्रांग लैंग्वेज यूज करनी शुरू कर दी है अगेंस्ट इजराइल कि उसका कोई हिसाब नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो मैं बड़ा सरप्राइज, जो लोग जिसको समझ नहीं अभी तक, मतलब मैंने अपने परसों से मैं अपने वीडियोस पे बात कर रहा हूँ, सीरिया में जो कन्फ्रंटेशन हो गया भाई, जो वहां पर देखिए हुआ क्या कि इजराइल ने हमा और होम्स को बॉम्ब किया, क्योंकि वहां पर एक टर्की की एयरफील्ड है T4 करके, तो टर्की की एयरफील्ड बुरी तरह से उसने बॉम्ब कर दी। हमा और होम्स में जो भी टर्की का जो ये था और टर्की इंटरवीन करेगा उसको उसने पहले ही बॉम्ब कर दिया। हमा और होम्स ये थोड़ा नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, लेकिन इधर साउथ में डमस्कस में भी उसने बॉम्बिंग की और दारा में की। और दारा में पहली बार, क्योंकि इजरायली फोर्सेस कुनेत्रा में, कुनेत्रा से वो दारा की तरफ पहली बार एक ग्राउंड इंकर्जन इजराइल ने किया, क्योंकि गोलन हाइट से जब कुनेत्रा में घुसे थे तो उसको ग्राउंड इंकर्जन ही था वो, लेकिन उसको मिलिट्री इंकर्जन आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादातर खाली इलाकों में घुसे थे, फिर जो ड्रूज इलाके थे वहां घुसे। दारा में पहली बार वो प्रॉपर एक इलाके में जो है, जो एक नवा टाउन है दारा में, वेस्टर्न जो उसका हिस्सा है, वहां पर वो घुसे। उसके बाद काजमी साहब पता नहीं क्या हुआ, इतना एक मास मोबिलाइजेशन हुआ कि पूरे परसों से वीडियो आने लगे कि रात रात में गाड़ियों में भर भर के हथियारों के साथ सीरियन फाइटर्स इजराइल से लड़ने जा रहे हैं। अरे मैंने कहा यार, कोई ये सीरियन रेजिस्टेंस से उनकी भिड़ंत हुई थी, लेकिन ये क्या था, ये तो बिल्कुल और वो लोग गए। और आप सोचिए, नवा एक शहर है, उसमें एक वाटर डैम है जुबालिया, उसका नाम भी जुबालिया वाटर डैम है, और फिर पहाड़ियां हैं, उनके बीच में इजराइल को ट्रैप कर दिया और वहां पर गोली चली, 9 सीरियन लड़ाके शहीद हुए। और लड़ाके क्या थे वो सब, मतलब उस तरह के लड़ाके, कोई वो ट्रेन लड़ाके नहीं थे, वो जनता हथियार लेके आई थी। कम से कम उसमें 150 से 200 250 गाड़ियां थी, जो ऑर्डिनरी गाड़ियां होती है वो थी उसमें, मतलब सैकड़ों लोग थे जो आए थे अपनी बंदूकें लेके, और उसमें से 9 सीरिया के लोग शहीद हुए, जिनका जबरदस्त फ्यूनरल हुआ, जिनके फ्यूनरल में, और 5 इजराइल के लोग घायल हुए, और उसमें से कितने मारे गए अभी तक क्लियर नहीं है। पहली बार ये हुआ है 5 इजरायली घायल, और इजराइल को वो नवा से पीछे हटना पड़ा। अब यानी अब सीरिया में इजराइल के लिए इजी गोइंग रास्ता नहीं है ये तो। और बताइए, टर्की का भी जो लेटेस्ट बयान आया, हालांकि उसमें कोई गेम है, टर्की ने कहा कि अभी हम इजराइल से लड़ना नहीं चाहते, जबकि उसने टर्की का काफी सामान डिस्ट्रॉय किया। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो अंदर आंदोलन चल रहा है टर्की का, और जिसमें 2 तरह की फोर्सेज हैं, एक इजराइल और अमेरिकन समर्थक, और एक जो फिलिस्तीन समर्थक, 2 तरह की ताकतें हैं जो इस समय अर्दोगन के खिलाफ आंदोलन में हैं। तो उसके प्रेशर के तहत किया, या अर्दोगन की कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, इस तरह से वो इजराइल को कंसीड तो नहीं कर सकता। लेकिन वो इशू गौण हो गया। मेन इशू ये हो गया कि जनता किस तरीके से संघर्ष में उतरी है। और कल देखिए, जो फ्राइडे को, जो कल फ्राइडे था कि परसों था, सॉरी कल फ्राइडे को जो हमास ने कॉल दिया था, मतलब कॉल दी थी कि सब जगह ये प्रदर्शन हो, सीरिया में हर शहर में, अलेप्पो, इडलिब, हमा, होम्स, डमस्कस, दारा, सब में प्रदर्शन हुए, और सब ने कहा जनता जिहाद चाहती है, जनता जिहाद चाहती है, जनता जिहाद चाहती है। और आज अरब मुस्लिम स्कॉलर्स का फतवा भी आ गया कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को जिहाद के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैं उसी पर आना चाह रहा था फतवे पर। और उसके बारे में मैंने कुछ पढ़ा कि ये असल में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स क्या है, उसमें 9,500 मेंबर्स हैं दुनिया भर के, और उसमें जो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में जो मरकजियत हासिल है मजहबी तालीम की, अल अजहर कायरो में, उसके बड़े बड़े लोग हैं, और बहुत से मुल्कों के। तो ये जो फतवा आया है, इसमें 2-3 चीजें बहुत अहम बताई हैं। तमाम मुस्लिम मुल्कों को चाहिए कि फिलिस्तीनियों की मदद करें, हथियार से, फौज से, पैसे से, हर तरह से। फिर दूसरी बात उसमें खास तौर पर कही गई है, इजराइल से तमाम ताल्लुकात खत्म करें, इजराइल का बाइकआउट करें,
इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों की मदद करें। अब ये जो अरब हुकूमतें, मोनार्क्स हैं, जो बादशाह बैठे हुए हैं, क्या इस अवामी किस्म के जो यानी उलमा का फतवा है, क्या इससे कहीं कुछ ट्रिगर करेगा इन अरब मुल्कों में? अवाम तक बात अगर पहुंचेगी तो क्या आपको क्या लगता है असर क्या होगा इसका? नहीं, मेरी तो रिपोर्ट है, देखिए बहराइन में तो ऑलमोस्ट अपराइजिंग होगी। बहराइन में जनता सड़क पे है, सऊदी अरेबिया में जनता सड़क पे है, उसके बाद जो मोरक्को प्रो इजरायली है, वहां इजराइल से ट्रेड भी करता है मोरक्को, डेमोन्स्ट्रेशन सप्रेस भी किए हैं। मोरक्को में इतने प्रदर्शन हुए, अभी कैसाब्लांका में होने जा रहा है अभी परसों। तो इस तरह के छोटे छोटे शहरों में। उसके बाद इजिप्ट में तो ये हालत है कि जब से अल अजहर मॉस्क और पूरा अल अजहर जो इंस्टीट्यूशन है, वो एक संस्था है, एक तरह की पैरेलल संस्था है, जब से वो आई है इसमें, जब से उसने अपना सपोर्ट ना केवल गाजा को दिया बल्कि हमास को दे दिया, हमास को सपोर्ट दिया, वो तो उससे पूरी स्थितियां बदल गई हैं, क्योंकि जो सुन्नी वर्ल्ड है वो पूरा हिल गया है। और जो नवाब सलाम जो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर के पूरे बदले हुए तेवर हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि अल अजहर से प्रेशर आया। एक चीज आपको और बता दें, जो दारा में गोली चली है, 9 सीरियन शहीद हुए हैं, ये इजराइल हैज क्रॉस्ड अ डेड लाइन। आज मैं ये कल जो फ्राइडे का जो सर्मन्स हुए सीरिया में, दमस्कस में, जो प्रीचर है, जो नमाज पढ़ा रहा है सुन्नी, वो मशीन गन लिए, मशीन गन लेके प्रीच कर रहा हो, कह रहा है कि अब इजराइल से लड़ना हमारी धार्मिक ड्यूटी है। ऐसे मशीन गन लिए भाई, मस्जिद के अंदर मशीन गन लेके वो प्रीच कर रहा है और कह रहा है कि यही रास्ता है। अच्छा, दमिश्क में मैं कई बार गया हूं। वहां का जो मेन जामा मस्जिद है वो उमैया मस्जिद है, वही मस्जिद जिसको शिया हजरात उस तरह से याद करते हैं कि वो यजीद का दरबार था, जिसमें इमाम हुसैन की फैमिली को कैदी बना करके लेके गए थे। और ये वही मस्जिद है जहां अबू मोहम्मद अल जौलानी, जिनको अहमद अल शरा कर दिया गया, सबसे पहली सिंबॉलिक तकरीर वहीं से की। यानी वो और अब क्या वहीं के इमाम ने हथियार लेकर के जुमे का खुतबा किया है? और क्या, ये जो बात है, ये अच्छा, ये मुझे बड़ा, मैंने कभी, अच्छा इसका मतलब ये है कि सीरिया में एचटीएस है ही नहीं, क्योंकि एचटीएस तो कुछ बोले ही नहीं। 9 लोग शहीद हो गए, इजराइल से गोली चल गई, जनता की गोली चल गई। ये भी नहीं कि कोई रेजिस्टेंस ग्रुप ने उसको, क्योंकि रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं वहां, लेकिन वो अपना उन्होंने क्लेम नहीं किया। साउथ वो कोस्टल सीरिया में भी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, ज्यादातर अलावाइट और शिया, और यहाँ पर साउथ सीरिया में जो हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के लोग हैं, जो फिलिस्तीनी है सीरिया में, उनके रेजिस्टेंस फोर्सेज, जिनसे गोली चल चुकी है। लेकिन ये जो हुआ है, अभी तक इसका एक्सप्लेनेशन नहीं आया जो नवा में हुआ है। और वो देखिए, एक जनता में अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सीरिया में लोग कह रहे हैं कि भाई वो एंटी इजराइल डाइट उनको शुरू से मिलती रही है, उस चीज से उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। लेकिन काज़मी साहब, सवाल ये है कि वेयर इज द सीरियन गवर्नमेंट? ऐसा तो लग ही नहीं रहा है कि सीरिया, क्योंकि कुछ हिस्से अमेरिका ने ले लिए, कुछ हिस्से ये कर्ड्स के हाथ में है, कुछ टर्की और इजराइल में कुछ हिस्सों के लिए बकायदा लड़ाई चल रही है। एक्चुअली वॉर शुरू हो गई है जिस तरह से इजराइल ने बम्बार्डमेंट किया। और इधर जो है जनता निकलती जा रही है सीरिया के सुन्नी शहरों में, और एचटीएस सरकार चुप है। और उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री का एक बयान आया, वो भी मेरे ख्याल से प्लांटेड था, कि हम जो है इजराइल के इस ग्राउंड इनकर्जन का जो दारा में उसने किया, उसका हम विरोध करते हैं। तो ऑब्वियसली वहां पर अपने हाथ में मतलब चीजें अपने हाथ में लोगों ने ले ली, और सूरत देन एक्सपेक्टेड वहां अपराइजिंग हो गई। और वो लोग मतलब उन्होंने इजराइल की तरफ पूरा गुस्सा मोड़ दिया है। एचटीएस का नाम, एचटीएस को इररिलेवेंट बना रहे हैं। ये नई चीज है, देखिए ये चीज ये अभी तक ये ट्रेंड नहीं दिख रहा था, अब ये दिख रहा है। अच्छा, एक चीज कॉमन नजर आई, तुर्की की तरफ से बयान आया कि हम अभी इजराइल से लड़ना नहीं चाहते। जब अहमद अल शरा हुकूमत उनकी बनी, तो ये भी यही कहते रहे कि सीरिया जो है वो थक चुका है जंगों से और हम जंग नहीं चाहते। उस सब के बावजूद कि इजराइल मुसलसल अपना कब्जा बढ़ा रहा है। अब ये तुर्की से भी और दमिश्क से भी ये कहते हैं हम इजराइल से नहीं लड़ते। तो क्या इजराइल से ना लड़ना, या ये कहिए कि इजराइल से ताल्लुकात बना करके रखना, या ये कहिए कि उनका सरकारी वो ऑर्डर भी हमने देखा कि अगर
किसी शहर में इजरायली फौजी आ जाए तो सरकारी इमारतें खाली कर दो, यानी वेलकम कर लो। ऐसी हालत में अब जो रेजिस्टेंस शुरू हुआ सीरिया में और उधर तुर्की में भी अभी प्रोटेस्ट रुके नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये जो अक्टूबर 2023 से कहानी शुरू हुई, हमास के अल कुद्स, ये जो तूफान जिसे कहा जाता है अल अक्सा तूफान, तो क्या इसके नतीजे में ये सब हुकूमतें, सब मुल्क जो हैं वो डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और उनकी हालत अंदर से खराब होती जा रही है, और खासतौर पर इजराइल की मदद की वजह से? बिल्कुल, ये देखिए, ये जो बार बार जो चीजें बिल्डअप हो रही थी 2 साल से कि अरब जनता क्यों नहीं विद्रोह कर रही, अरब जनता क्यों नहीं विद्रोह करती, उसने कर दिया। उसने कर दिया। जब उसने किया तो ये समझ में आ रहा है कि जो हुक्मरान हैं वो पीछे हट गए हैं। तो अभी जनता को, अब सोचिए आप, इजराइल से वो कह रहे हैं कि हम इजराइल को कन्फ्रंट नहीं करेंगे। अभी देखिए जो पूरी बात हो रही है कि ये लोग कह रहे हैं एसटीएफ सरकार कि हम इजराइल से कन्फ्रंट नहीं करेंगे। वहां पर गोलियां चल रही हैं, 9 लोग तुम्हारे शहीद हुए, जिनके लिए कम से कम लाखों मॉर्नर्स निकले थे। तो अब आप और दमस्कस में कहा जा रहा है जनता जिहाद चाहती है, बाकायदा स्लोगन जनता जिहाद चाहती। अब तो इस पे तुम क्या कर रहे हो? कहाँ तुम्हारे उज़्बेकी और ताजिकी और उस तरह के लोग जिनकी सेना बनाई थी, जिनका ये बनाया था, वो सब मजाक था, फर्जी था, ऑन पेपर था। वो सब अलवाइट्स को मैसाकर करने के लिए था। उसमें कहीं से भी कोई अभी इन लोगों से तो लड़ नहीं सकते, नहीं तो इन्हीं को मार देंगे, एसटीएस रहेगी ही नहीं। क्योंकि ये जो सीरियन सुन्नी जनता का जो उभार है, जो अपराइजिंग है, ये तो एसटीएस कभी इससे लड़ ही नहीं सकती, वो इसके सामने हेल्पलेस है। तो ये देखिए सीरिया में मुझे नहीं लगता है कि एसटीएस का, या बहुत ऐसी जगह होंगी स्पेशली दारा और दमस्कस का कंट्री साइड और कुनेत्रा वगैरह, जो जहां इजराइल को घेरा जा रहा है, यहाँ पर जनता अपने हाथ में ले लेगी सब कुछ। एसटीएस का कोई भूमिका नहीं रहेगी। वो एसटीएस केवल दमस्कस में, और वो भी जो बिल्डिंग है जहाँ उस अल शरा बैठता है और उसके आसपास का कुछ इलाका, वही उसके कंट्रोल में रहेगा, कुछ और है नहीं। और अल शरा को भी इन्होंने घेरा हुआ है। आपको याद है जब इजराइल कर्न्स ऊपर गए हेरमोन पहाड़ी पर इजरायली मीडिया के साथ, तो उन्होंने कहा कि हम मुसलसल नजर रखे हुए हैं, हर दिन जब वो सुबह में उठेगा अहमद अल शरा, तो हमें देखेगा कि हम उनके सर पे बैठे हुए हैं। अच्छा अमरीश मिश्रा जी, अगर आज की सिचुएशन को कंक्लूड करते हुए किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश की जाए, तो आज आप क्या कहेंगे, सूरत हाल कहां खड़ी है? मेरे ख्याल से ट्रंप अब गाजा में एक और सीज फायर कराएगा। वो पूरी एक स्थिति बन गई है कि ट्रंप को ये लग रहा है वहां अमेरिकन भी फंसे हैं, और नेतन्याहू ने जो कहा था कि हम ये करके वो करके हमास को कुछ सरेंडर करा देंगे या कुछ करा देंगे, पता नहीं क्या ख्याली पुलाव, तो वो सारी चीजें जो हैं फेल हो गई हैं, और इसीलिए नेतन्याहू को बुलाया गया है मंडे को। और उसके बाद आप देखिएगा सीज फायर की बातें तेज होंगी और नेतन्याहू को मानना पड़ेगा। ये है बहुत अहम बात। ये है आने वाले वक्त में और क्या कुछ होगा समझना जरा मुश्किल है। ट्रंप जैसे आदमी के जब वो कुर्सी पे है और कहते हैं कि डोनर्स जो हैं उससे भी वो उन्हें भी नाराज नहीं करना चाहता, इजराइल को नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन दूसरी तरफ उसके वोटर मुसलमान भी हैं जिनके बारे में कहता है कि तब आपने मुझे जिताया है, और यहूदियों ने नहीं वोट किया ट्रंप को। तो ट्रंप की एक अजीब सी हालत है। वो प्रेशर कुकर जो है वो किस तरफ से किस प्रेशर को वो बर्दाश्त करेगा, ट्रंप कहां तक क्या करेंगे, इजराइल को बचाएंगे या खुद को बचाएंगे, नेतन्याहू को बचाएंगे या इजराइल को बचाएंगे, ये बड़े सवालात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अमरीश मिश्रा जी, आपने हमें मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अमरीश मिश्रा जी का एनालिसिस, इंफॉर्मेशन सब इतनी अपडेट होती है कि वाकई मैं बहुत कुछ सीखता हूं, समझता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आखिर में फिर याद दिला दूं कि इस वीडियो के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में अमरीश मिश्रा जी के यूट्यूब चैनल और उनके टेलीग्राम चैनल के लिंक्स हैं, आप लोग उनसे कनेक्ट करें और उनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।